साथियों नमस्कार। आरएस मेंस में विश्व इतिहास का ये तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक प्रबोधन एनलाइटमेंट पढ़ने जा रहे हैं। उसकी पढ़ने का एक ओवरव्यू मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि प्रबोधन क्या है और ये विचार कब आया, फिर पृष्ठभूमि, फिर पढ़ेंगे इसके क्या कारण थे, फिर पढ़ेंगे पुनर्जागरण और प्रबोधन में मुख्य अंतर क्या था, फिर विचारधाराएं यानी प्रबोधन से संबंधित कौन कौन सी विचारधाराएं आई, फिर प्रबोधन की क्या क्या विशेषताएं हैं, कौन कौन से विचारक हुए, प्रबुद्ध निरंकुशता एक टर्मिनोलॉजी है, इससे संबंधित एक शब्दावली है, फिर प्रबोधन का विश्व और यूरोप पर क्या प्रभाव रहा, और प्रबोधन की जो ये विचारधारा है यूरोप से बाहर पुनर्जागरण प्रबोधन यूरोप से बाहर कैसे पहुंचा प्रबोधन, जैसे एशिया है, अमेरिका है, यहां ये प्रबोधन कैसे पहुंचा। तो ये वीडियो ये पूरा टॉपिक जैसे पढ़ेंगे तो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आज विशेषता तक पढ़ेंगे और अगले लेक्चर में बाकी इन सबको लेंगे। तो सबसे पहले एक तरह ये ओवरव्यू है। अब हम सबसे पहली बात यहां पढ़ने जा रहे हैं कि प्रबोधन क्या है, किसे कहते हैं प्रबोधन या प्रबोधन क्या है। तो प्रबोधन की जैसे हम परिभाषा कहें, परिभाषा तो यूरोप में अठारहवीं सदी, 17वीं 18वीं ले सकते हैं, मुख्य रूप से 18वीं सदी, 18वीं सदी में वैचारिक स्तर पर कुछ नवीन दृष्टिकोण आए, वैचारिक स्तर पर नए दृष्टिकोणों का विकास हुआ, नए दृष्टिकोणों का विकास हुआ, नए दृष्टिकोणों का विकास हुआ जिसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण, उसके बाद धर्मनिरपेक्षता, उसके बाद मानवतावाद एवं विवेक सम्मत दृष्टिकोण को प्रोत्साहन मिला, विवेक सम्मत दृष्टिकोण को प्रोत्साहन मिला या प्रोत्साहन दिया गया, लोगों के द्वारा प्रोत्साहन दिया गया, जिसे प्रबोधन कहा गया, जिसे प्रबोधन कहा गया, एनलाइटनमेंट कहा गया। प्रबोधन एक विचार है, एक वाद है, जिसमें क्या है कि नए दृष्टिकोण आते हैं लोगों की सोचने की, उसमें जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण, धर्मनिरपेक्षता, पहले केवल धर्म चुनने की स्वतंत्रता राजा को थी, प्रजा, जो राजा ने जिस धर्म को अपनाया प्रजा का वही धर्म होता था, लेकिन अब यहाँ एक ये दृष्टिकोण आ गया प्रबोधन विचारधारा के तहत कि धर्म व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता है। मानवतावाद का मतलब यह हुआ कि कोई भी कार्य मानव कल्याण के लिए हो। पहले सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ईश्वर को माना जाता था, यहाँ आते मानव को महत्वपूर्ण माना जाने लगा। और विवेक सम्मत दृष्टिकोण में ये बात हुई कि भाई जैसे कोई भी घटनाएं हो रही है तो उसके पीछे स्थायी और प्राकृतिक नियम काम करते हैं, न कि ईश्वर। जैसे किसी भी वस्तु को ऊपर फेंकने पर वो नीचे गिरती है तो पहले
पृथ्वी पर वापस आती है तो इसका कारण पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, न कि ईश्वर। तो ऐसी कुछ विवेक सम्मत दृष्टिकोणों का विकास हुआ, इनको प्रोत्साहन मिला। इस विचारधारा को प्रबोधन विचारधारा कहा गया। तो इसका अपन परिभाषा ये दे सकते हैं कि यूरोप में 18वीं सदी में वैचारिक स्तर पर नए दृष्टिकोणों का विकास हुआ। उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण, धर्मनिरपेक्षता, मानवतावाद, विवेक सम्मत दृष्टिकोणों को प्रोत्साहन दिया गया, जिसे प्रबोधन कहा गया। आज हमारा जो विश्व जिस स्तर पर है, उनके पीछे सबसे महत्वपूर्ण जो प्रक्रिया है वो इस एनलाइटमेंट की है। एनलाइटमेंट प्रबोधन का मतलब होता है सत्य की प्राप्ति। जैसे महात्मा ये भगवान बुद्ध को एनलाइटमेंट प्राप्त हो गया, यानी सत्य प्राप्त हो गया। प्रबोधन ये ज्ञान की प्रखर अवस्था है। प्रबोधन अच्छे विचार। अब इसमें आप कम शब्दों में यदि प्रबोधन को कहें तो आप ये कह सकते हैं कि वैज्ञानिक चिंतन की परिपक्व अवस्था को प्रबोधन कहते हैं। परिपक्व अवस्था को प्रबोधन कहते हैं। वैज्ञानिक चिंतन की जो परिपक्व अवस्था है उसको प्रबोधन कहते हैं। और इसको जैसे समझने का प्रयास करें तो प्रबोधन में जो मुख्य दृष्टिकोण आए, यानी विचारों के नए दृष्टिकोण, बात यही है प्रबोधन का मतलब विचारों का नया दृष्टिकोण। तो उसमें कौन कौन सा दृष्टिकोण? वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब है तार्किकता का आना, तर्क का आना, तर्क के आधार पर किसी भी बात को सही या गलत साबित करना, तर्क करना। दूसरा थी धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है सहिष्णुता, टॉलरेंस। उसके बाद तीसरा मानवतावाद, यानी मानव कल्याण की बात, मानव कल्याण का विचार। ये मूल मंत्र है इस प्रबोधन की। ये कीवर्ड है, इसे कह सकते हैं प्रबोधन का कीवर्ड ये। उसके बाद आप अपन कहें प्रबोधन का यदि नारा कहें, प्रबोधन का क्या नारा था, क्या था प्रबोधन? प्रबोधन का यदि नारा कहें तो तर्क, सहिष्णुता एवं मानवतावाद, ये इसका नारा है। तो ये मुख्य रूप से प्रबोधन का अर्थ हुआ। नेक्स्ट हम पढ़ने जाएंगे प्रबोधन अब प्रबोधन को, इस युग को ज्ञानोदय एवं विवेक का युग कहा जाता है। ज्ञानोदय, ज्ञान का उदय हुआ, एवं विवेक का युग कहा जाता है। ये तो हो गया इसका कारण, प्रबोधन की परिभाषा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है, बैकग्राउंड क्या है, कैसे ये प्रबोधन की स्थिति पहुंचे। पृष्ठभूमि। अब जब हम पृष्ठभूमि में पढ़ते हैं तो विश्व इतिहास में जाते हैं तो यूरोप में 5वीं टू 14वीं सदी, ये अंधकार का युग है। इसके बाद सबसे पहले 14वीं टू 17वीं सदी में पुनर्जागरण आया।
पुनर्जागरण। तो पहले इसकी पृष्ठभूमि अंधकार युग था, फिर पुनर्जागरण आया। अब पुनर्जागरण में क्या हुआ, सब बातें सैद्धांतिक हुई कि भाई राजा निरंकुश है और राजतंत्र सही नहीं है, और जो पादरी है जो धर्म के नाम पे आडंबर फैला रहे हैं वो भी गलत है। लेकिन लोगों के सामने विकल्प नहीं था, क्या किया जाए। राजा यदि गलत है फिर भी जनता को नियंत्रण में रखने के लिए एक राजा का होना जरूरी है। यदि राजा को, राजतंत्र को समाप्त कर दिया जाए तो हमारे सामने विकल्प क्या रहेगा, कैसे लोगों को नियंत्रित किया जाएगा, किस प्रकार मानव समाज को चलाया जाएगा। तो इस समय केवल विचार प्रस्फुटन हुए, विचार आए लेकिन विकल्प नहीं आए। फिर तीसरा, इसकी पृष्ठभूमि हम पढ़ रहे हैं धर्म सुधार। धर्म सुधार हुआ था, ये 16वीं to 17वीं सदी में चला। इसमें केवल ईसाई धर्म में जो कुरीतियां थी उनको समाप्त करने की बातें की गई। अब धीरे धीरे अगली जो स्थिति आई वो आई प्रबोधन। अब प्रबोधन में क्या हुआ, यहां कहा गया कि भाई राजतंत्र गलत है लेकिन विकल्प नहीं आया, इन लोगों ने विकल्प दे दिया। आगे हम पढ़ेंगे विचारधारा में कि भाई सामाजिक समझौते का सिद्धांत, कि समाज मिलकर के एक राज्य का निर्माण करेगी और समाज मिलकर अपनी जो शक्ति है वो राज्य को सौंपेगी, और राज्य का ये दायित्व रहेगा कि वो उस समाज की रक्षा करें, उस समाज के अधिकारों को बना के रखें। तो ये विकल्प आ गया। धर्म के बारे में कहा गया कि भाई धर्म है वो व्यक्ति की निजी सोच है, जो चाहे वो धर्म धारण कर सकता है, जरूरी नहीं है कि जो राजा ने धर्म किया या जो राजा ने धर्म ग्रहण किया वही प्रजा करे। तो ये प्रबोधन की है पृष्ठभूमि। नेक्स्ट, तीसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे कि इसके कारण क्या है। कारण क्या है, क्यों आया। नंबर 1, यूरोप में जो सबसे महत्वपूर्ण इसका कारण हम मान सकते हैं सामंतवाद। सामंतवाद में, यूरोप में जो सामंतवाद चल रहा था, जनता उससे त्रस्त थी। जनता का बहुत बड़ा शोषण होता था, विभिन्न प्रकार के कर वसूल किए जाते थे। इसलिए जनता किसी नए विचार, नए तंत्र को ग्रहण करने के लिए तैयार थी। दूसरा इसका कारण था, वो था रूढ़िवादिता। धर्म में विभिन्न प्रकार की रूढ़िवादिता आ गई, विभिन्न प्रकार के आडंबर आ गए। और फिर हमने पुनर्जागरण में पढ़ा कि इंटेलिजेंस, क्षमा पत्र बेचे जाते थे और उसके आधार पर पापों का प्रायश्चित होता था। फिर बहुलवाद, पादरी विभिन्न प्रकार के, एक पादरी कई प्रकार के पद धारण करते थे, नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद होता था। फिर तीसरा कारण हम कह सकते हैं निरंकुश राजतंत्र, कोई अंकुश नहीं था, निरंकुश था राजतंत्र, अत्याचार होता था लोगों पे। फिर अगला कारण हम पढ़ सकते हैं कि विचारकों ने बताया कि ज्ञान प्राप्ति का उचित मार्ग, विभिन्न विचारक आए उस समय। तो हम कह सकते हैं कि विचारकों का प्रभाव, बुद्धिजीवी या विचारकों का प्रभाव, जिसे लोग सोचने लगे। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि प्रबोधन की विचारधारा ने विकल्प प्रस्तुत कर दिए लोगों के सामने। विकल्प प्रस्तुत, समस्या के लिए विकल्प प्रस्तुत हो गया। तो ये मुख्य कारण कह सकते हैं प्रबोधन के। अन्य कई भी प्रकार के कारण है, किसान दुखी थे और या पादरियों को वगैरह को कई प्रकार की छूट थी। अब हम चौथा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। अगला नेक्स्ट कह सकते हैं कि पुनर्जागरण और प्रबोधन में अंतर। पुनर्जागरण प्रबोधन में अंतर। तो ये पुनर्जागरण और यह हम कह सकते हैं प्रबोधन। तो पुनर्जागरण ये 14वीं to 17वीं शताब्दी और ये रहा
17वीं to 18वीं शताब्दी। नंबर 2, ये इटली से आरंभ, ये फ्रांस में। अगली महत्वपूर्ण अंतर इसमें, ये तो समय और स्थान आ गया, महत्वपूर्ण अंतर वो ये है कि भाई यहां मानव कल्याण का विचार आया, कि भाई मानव का कल्याण होना चाहिए, लेकिन विकल्प नहीं था। यहां क्या हुआ, मानव कल्याण के लिए मानवाधिकार रूपी विकल्प प्रस्तुत हुआ कि भाई मानव के कुछ अधिकार है। पहले मानव के कोई अधिकार नहीं थे, राजा होते थे और उनके ऊपर पोप होते थे और उनको ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। लेकिन यह कहा कि प्रत्येक मनुष्य समान पैदा हुआ है, उसके लिए कुछ न कुछ अधिकार है। अगला यह कहा गया मानव ज्ञान प्राप्त कर सकता है, या तो ये कहा मानव, पहले तो था कि मानव ज्ञान प्राप्त कर ही नहीं सकता। पुनर्जागरण से पहले केवल ज्ञान ईश्वर ने जो दिया है वो जन्मजात है, मुख्य ज्ञानी राजा और पोप पादरी होते थे। मानव ज्ञान प्राप्त कर सकता है, और यह कहा कि मानव ज्ञान प्राप्त कर रहा है। मानव बुद्धि एवं अनुभव से ज्ञान प्राप्त कर रहा है। तो मुख्य अंतर यह है कि यहां विचार आए, यहां इंप्लीमेंट करने का तरीका आया प्रबोधन में। यह प्रबोधन और पुनर्जागरण में अंतर। अब सबसे महत्वपूर्ण बात हम पढ़ने जा रहे हैं, वो पढ़ने जा रहे हैं कि प्रबोधन की विचारधाराएं क्या क्या थी। विचारधारा, प्रबोधन की कौन कौन सी विचारधारा थी। पहली विचारधारा है ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा, ज्ञान मीमांसा का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करने का उचित मार्ग। ज्ञान प्राप्त करने का उचित मार्ग, यह है ज्ञान मीमांसा। यहां दो प्रकार के मार्ग बताए, दो प्रकार के वाद आए। एक था बुद्धिवाद और दूसरा था अनुभववाद। अनुभववाद, बुद्धिवाद में क्या कहा गया कि बुद्धि जन्मजात होती है, इसे अर्जित नहीं किया जा सकता। ज्ञान या बुद्धि जन्मजात होती है, जन्मजात होती है। इसके जो समर्थक थे वो थे डेकार्टे। डेकार्टे ने कहा कि बुद्धि जन्मजात होती है, ज्ञान जन्मजात होता है, और जन्म से ही जो बुद्धि मिली है व्यक्ति उसी का प्रयोग कर सकता है, आगे वो कुछ अर्जित नहीं कर सकता। लेकिन अनुभववाद क्या कहता है कि व्यक्ति अनुभव से ज्ञान प्राप्त करता है, अनुभव से ज्ञान प्राप्त करता है। और इनके समर्थक थे जॉन लॉक। और जॉन लॉक ने कहा कि जन्म के समय मनुष्य का मस्तिष्क है वो कोरे कागज के समान होता है। जैसे जैसे अनुभव के द्वारा वो अपने जीवन में बहुत कुछ उपलब्धियों को हासिल कर सकता है, बहुत कुछ उपलब्धियों को हासिल करता भी है। डेकार्टे की एक पुस्तक है, वो थी डिस्कोर्स मेथड। अब जॉन लॉक ने एक और बात बताई कि ज्ञान वस्तुनिष्ठ नहीं होता है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, वस्तुनिष्ठ नहीं होता है, यानी ज्ञान फिक्स नहीं रहता है। ज्ञान यानी सत्य, आदमी का सत्य फिक्स नहीं होता है, अनुभव के साथ साथ बदलता रहता है। जैसे आज हमारा कोई चीज सत्य है,
हम जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ेंगे तो हमारा पिछला सत्य है वो बदल जाएगा और नया सत्य आ जाएगा। यानी आज हम जिसको सत्य मान के बैठे हैं, हो सकता है आने वाले समय में वो सत्य नहीं रहे। जैसे कि पहले मानव का ज्ञान इतना ही था कि जो भी घटनाएं हो रही है वो ईश्वर प्रदत्त हो रही है, लेकिन उस समय का वो सत्य था, लोगों को इतना ही अनुभव था। लेकिन आज जैसे ही लोगों ने प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया, अध्ययन करके विभिन्न प्रकार के सिद्धांत प्रस्तुत किए, तो ये कहा कि ये प्राकृतिक विभिन्न प्रकार की प्रकृति की घटनाओं के कारण ये जो चीजें हो रही है, जैसे पहले कह सकते हैं कि वर्षा है वो ईश्वर की देन है, ये सत्य था। लेकिन अब कहा कि भाई ये तो एक प्राकृतिक प्रोसेस है जिसके तहत वर्षा होती है। तो ज्ञान वस्तुनिष्ठ नहीं होता है, समय के साथ साथ ज्ञान या सत्य बदलता रहता है। कुछ समय पहले जैसे अलग अलग व्यक्तियों ने, किसी ने कहा कि पृथ्वी के अंदर में है और बाकी ग्रह हैं वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो उस समय का सत्य वो था। लेकिन अनुभव से पता चला कि ऐसा नहीं है, ब्रह्मांड का जो मुख्य है वो सूर्य है। तो ज्ञान वस्तुनिष्ठ नहीं होता है, समय के साथ साथ थ्योरी बदलती रहती है। आज से पहले ये किसी ने सोचा ही नहीं होगा कि एक बंद कमरे में बैठ करके ऐसे ऑनलाइन पढ़ा भी जा सकता है। उस समय इस चीज को असत्य मान, कोई बात यदि करने की कोशिश करता तो भी उसको सत्य नहीं माना जा सकता था, लेकिन आज ये सत्य है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक, दूसरी थ्योरी आती है हमारी। दूसरा जो विचार आता है, पहला विचार था ये ज्ञान मीमांसा, महत्वपूर्ण विचार था ज्ञान मीमांसा। अब नेक्स्ट आता है सामाजिक समझौते का सिद्धांत। सामाजिक समझौते का सिद्धांत। सामाजिक समझौते का सिद्धांत यह कहता है कि इसमें समाज मिलकर एक समझौता करेगा। समाज है, समाज एक समझौता करेगा। किस बात का समझौता करेगा? एक राज्य का निर्माण करेगा। समाज समझौते के द्वारा एक राज्य का निर्माण करेगा, फिर राज्य का उत्तरदायित्व रहेगा कि वो समाज के अधिकारों की रक्षा करे, समाज के अधिकारों की रक्षा करे। जो वर्तमान में हम लोकतंत्र देख रहे हैं उनके बीज इस विचार से शुरू हुए, बीज बोए गए कि भाई समाज मिलकर एक समझौता करेगी। पहले ये था कि राजतंत्र, पुनर्जागरण में ये विचार आ गया कि भाई राजतंत्र खराब है, लेकिन उसका विकल्प क्या है? तो लोगों ने ये विकल्प निकाला कि समाज मिलकर एक समझौता करेगा, उससे राज्य बनेगा। राज्य का उत्तरदायित्व क्या रहेगा? समाज के अधिकारों की रक्षा करें, मानव के अधिकारों की रक्षा करें। इनके दो समर्थक थे, एक तो थे जॉन लॉक, एक थे हॉब्स। जॉन लॉक, हॉब्स ने क्या कहा कि राज्य को निरंकुश बना दो, लेकिन फिर विचार आया कि जब राज्य निरंकुश बनेगा तो ये क्या गारंटी है कि वो हमेशा अधिकारों की रक्षा करेगा? यदि वो निरंकुश हो गया तो राजा की तरह लोगों का शोषण करने लग जाएगा। तो फिर जॉन लॉक ने कहा कि इसमें राज्य के जो मुख्य चलाने वाले संचालक होते हैं उनको कुछ समय दे दिया जाए, निरंकुश नहीं बनाया जाए, समय का अंकुश लगाए जाएंगे ताकि वो जनता के प्रति उत्तरदायित्व निभाते रहें। इसके बाद तीसरी जो विचार आता है उस समय, वो आता है पूंजीवाद। पूंजीवाद, अब पूंजीवाद किसे कहते हैं? ऐसी आर्थिक प्रणाली, ऐसी आर्थिक प्रणाली, पूंजीवाद, ऐसी आर्थिक प्रणाली जिसमें उत्पादन
के साधनों पर निजी स्वामित्व हो। यानी जो उत्पादन के साधन है उस पर निजी स्वामित्व हो। पहले क्या होता था कि राजा ही पूंजी का मालिक होता था और जो भी साधन होते थे उत्पादन के प्रोडक्ट के उन पर राजा का अधिकार होता था। लेकिन पूंजीवाद जो विचारधारा आई उसमें यह कहा गया कि भाई जो उत्पादन के साधन है उसमें निजी स्वामित्व हो। और इसके सबसे बड़े समर्थक रहे एडम स्मिथ। एडम स्मिथ इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी एडम स्मिथ ने, द वेल्थ ऑफ नेशन। और इन्होंने एक सिद्धांत भी दिया था अदृश्य हाथ का सिद्धांत। अदृश्य हाथ का सिद्धांत, इनविजिबल हैंड, थ्योरी ऑफ इनविजिबल हैंड, अदृश्य हाथ का सिद्धांत। ये क्या होता है? ये पूंजीवाद से संबंधित है। एडम स्मिथ ने कहा कि भाई पूंजी पे आप, पहले ये होता था कि दुनिया की पूंजी फिक्स है, वणिकवाद आया था उसमें यह था कि पूंजी फिक्स है और उसको जितना ज्यादा हो सकते संग्रह किया जाए। लेकिन एडम स्मिथ ने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, पूंजी लोगों को सौंप दी जानी चाहिए और पूंजी लगाकर लोग जो उत्पादन के साधन बनाए पे उस पर निजी स्वामित्व होना चाहिए। उससे अदृश्य हस्त का सिद्धांत कहते हैं। अदृश्य हस्त के सिद्धांत का मतलब यह होता है कि उसे जो लोग होंगे ना उसको फायदे बहुत होंगे लेकिन वो अदृश्य रहेंगे। जैसे कोई भी व्यक्ति है, दुनिया में हर कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए, अपने मुनाफे के लिए काम करता है। लेकिन जब कोई भी व्यक्ति काम करेगा, अपनी पूंजी लगाएगा, तो पूंजी लगाने के आप अलग अलग जगह अपने ऑफिस बनाएंगे, उनको चलाने के लिए लोग चाहिए तो लोगों को रोजगार मिलेगा। फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन होगा तो वहां से लोगों को रोजगार मिलेगा। और जब लोगों के हाथों में पूंजी जाएगी तो क्या होगा कि कंपटीशन होगा। अब कंपटीशन होने से क्या होगा? अब पूंजी का यदि मालिक एक व्यक्ति को बना दिया तो वहां कोई कंपटीशन नहीं है, तो वो मन मर्जी से घटिया माल भी बनाएगा, अच्छी क्वालिटी के उत्पाद नहीं होंगे। लेकिन पूंजीवाद से क्या होगा? कंपटीशन बढ़ेगा। कंपटीशन बढ़ेगा तो प्रत्येक व्यक्ति अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाएंगे तो लोगों को अदृश्य रूप से लाभ यह होगा कि अच्छी क्वालिटी के माल मिलने लग जाएंगे, महंगाई कम होगी। यदि एक व्यक्ति के पास पूंजी है तो वो अपने मन से पैसे वसूल करेंगे। तो ये अदृश्य हस्त का सिद्धांत। अब अगला जो विचार था वो था शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत। शक्तियों का पृथक्करण ये मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। मॉन्टेस्क्यू इन्होंने कहा था कि शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। सब जैसे न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, इनमें शक्ति बंटी हुई होनी चाहिए। चेक एंड बैलेंस का काम चलता रहता है कि कौन गलत कर रहा है, एक दूसरे पे नियंत्रण। तो ये शक्तियों के पृथक्करण का विचार प्रबोधन से आया उस समय और वो मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। अगला पांचवा जो विचार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता ये दिया था वोल्टेयर ने। वोल्टेयर इन्होंने कहा कि चाहे मैं आपके विचारों से सहमत न हूं, चाहे वो विचार मेरे बिल्कुल विरुद्ध हो, लेकिन मैं आपके विचारों को कहने की रक्षा करूंगा। आपके विचारों की बोलने की हमेशा पत्रिका में जो इनकी महत्वपूर्ण पंक्ति आती है, वोल्टेयर ये धार्मिक स्वतंत्रता के सबसे बड़े प्रबल समर्थक थे। उसके बाद छठे जो विचारधारा आई वो मानव के प्राकृतिक अधिकार, मानव के प्राकृतिक अधिकार, ये थे जॉन लॉक। इन्होंने मानव के प्राकृतिक अधिकार कुछ माने, जैसे जीवन,
दूसरा स्वतंत्रता और तीसरा संपत्ति। ये नेचुरल अधिकार है मानव के, जिसको LLP कह सकते हैं, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। तो मानव के जो प्राकृतिक अधिकार है उसके समर्थक थे जॉन लॉक। उन्होंने कहा कि ये मनुष्य के लिए होने चाहिए। अगले जो आए वो विचारक आए, या जो विचारधारा आई कि महिलाओं के अधिकारों के लिए मेरी वॉलक्राइस्ट, और उन्होंने कहा कि महिलाओं के अधिकार होने चाहिए। एक महत्वपूर्ण आई उदारवाद। उदारवाद के जो मेन प्रबल समर्थक थे या जो जन्मदाता थे वो जॉन लॉक। उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें क्या होता है, ऐसी विचारधारा जिसमें मनुष्य को विवेकशील प्राणी मानते हुए सामाजिक समझौतों को मनुष्य की सूझबूझ व सामूहिक प्रयास का परिणाम माना जाता है। ये थी उदारवाद जॉन लॉक की। और इसके बाद आज का जो अंतिम टॉपिक है वो है प्रबोधन की विशेषताएं। प्रबोधन की विशेषताएं क्या है? प्रबोधन की जो विशेषता है, ज्ञान मीमांसा, मानवतावाद, मानव को केंद्र में माना गया। उसके बाद प्रयोग एवं परीक्षण पर बल, फिर चौथा समानता और स्वतंत्रता पर जोर, समानता व स्वतंत्रता पर बल। उसके बाद मानव अधिकारों पर बल। ये इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। ज्ञान मीमांसा, मानववाद, प्रयोग और परीक्षण पर बल, समानता, स्वतंत्रता पर बल, मानव अधिकारों पर बल, ये प्रबोधन की विशेषताएं। तो मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि आज हमने जो पढ़ा कि प्रबोधन क्या है। प्रबोधन एक विचार है, और कैसा विचार? जिसमें वैज्ञानिकता हो, मानवतावाद, विवेक सम्मत बात हो, वो प्रबोधन है। और ये 17वीं 18वीं शताब्दी में यूरोप की महत्वपूर्ण विचारधारा है जो आज के विश्व की आधारशिला है। इसके बाद हमने पढ़ा कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है, तो पुनर्जागरण। एक मैं आपको इसका ओवरव्यू दे दूं। सबसे पहले जैसे पुनर्जागरण ये था 14वीं to 17वीं सदी में पुनर्जागरण। अब ये कहां आया? इटली में आया। इस समय प्रमुख कौन कौन थे? एक तो थे दांते, पेट्रॉक, उसके बाद में शेक्सपियर, उसके बाद में गैलीलियो। पुनर्जागरण के बाद जो दूसरा आया वो धर्म सुधार है। वो 15वीं to 16वीं सदी में। ये कहां हुआ? धर्म सुधार। पुनर्जागरण इटली में था, धर्म सुधार जर्मनी। उस समय जो थे
वो थे मार्टिन लूथर, जिसने प्रोटेस्ट कैथोलिक को प्रोटेस्ट नया ईसाई धर्म बनाया, मार्टिन लूथर। दूसरे कॉल्विन। मार्टिन लूथर ने जो ईसाई धर्म की बाइबल है इसको जर्मन भाषा में अनुवाद किया, कॉल्विन ने इसको फ्रेंच भाषा में अनुवाद किया बाइबल का। उसके बाद ड्विंगली, और उसके बाद अपन कह सकते हैं लायोला, जॉन वाइक्लिफ वगैरह। उसके बाद तीसरी जो आई थी वो अपन कह सकते हैं कि प्रबोधन, यह अवस्था प्रबोधन, ये थी 17वीं to 18वीं सदी, और ये मुख्य रूप से फ्रांस, और इसके जो जॉन लॉक, एडम स्मिथ, फिर कह सकते हैं मॉन्टेस्क्यू, उसके बाद में वॉल्टेयर, उसके बाद में हम पढ़ेंगे कांट, जो नीति शास्त्र के प्रकांड विद्वान माने जाते हैं वो। और इससे क्या आया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद वगैरह। उसके बाद औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, औद्योगिक क्रांति है, वो इंग्लैंड में। और उसके बाद आधुनिक विश्व, जिसमें हम आज देख रहे हैं आधुनिक विश्व। तो पुनर्जागरण हमने पढ़ा, धर्म सुधार पढ़ा, प्रबोधन पढ़ रहे हैं, उसके बाद औद्योगिक क्रांति को पढ़ेंगे। तो पुनर्जागरण इटली में हुआ, इटली से शुरू हुआ। वैसे सारी यूरोप की घटनाएं, यूरोप अंधकार से ऊपर उठ रहा है। फिर धर्म सुधार जर्मनी में मुख्य रूप से वहां हुआ, प्रबोधन फ्रांस में, और औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में। ये 14वीं 17वीं 15वीं से 16वीं सदी में, और 17वीं 18वीं में। आगे हमें इसके विचारक, प्रभाव, प्रबुद्ध निरंकुशता, और यूरोप से बाहर प्रबोधन कैसे आया, 3-4 टॉपिक ये रहे हैं। ये अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।